हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का वीडियो नंबर 10 लेकर आया हूं। यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। इससे पहले हमने पिछले वीडियो यानी वीडियो नंबर 9 में पढ़ चुके हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब पढ़ेंगे हम री इशू ऑफ शेयर्स। यानी री इशू शेयर यानी कि शेयर को दोबारा री इशू करना, और कैपिटल रिजर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों चीजें मिलकर क्वेश्चन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इसको आज फोर फीचर ऑफ शेयर्स को भी थोड़ा सा रिकॉल दोबारा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं बच्चों, कि अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो वॉच नहीं कर रहे तो बच्चों आप नुकसान कर रहे हो। आप वीडियो टू वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ये 10वां वीडियो है। अगर कोई डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व या रीइश्यू का वीडियो देखता है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप वीडियो की पूरी सीरीज के अनुसार देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा और अच्छी तरह आप इसको समझ पाएंगे पूरे टॉपिक को। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं री इशू ऑफ शेयर। बच्चों, री इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? री इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर को दोबारा से बेचना। ठीक है जी। दोबारा से क्यों बेचना? क्योंकि पहले हमने इसको जब्त किया था। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले हमने इसको जब्त किया था, तो अब हम इसको अब री इशू करेंगे। जब्त करना क्योंकि शेयर होल्डर था वो डिफॉल्टर हो गया था, वो मना कर दिया था। उसने एप्लीकेशन दी थी या अलॉटमेंट मनी दी थी, कॉल देने को लिए मना कर दिया था, इसलिए उसके शेयर जब्त हो गए थे। अब उसको दोबारा से हम री इशू करेंगे, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे शेयर होल्डर को हम बेचेंगे। कुछ इस तरह समझ लो, जैसे राम नाम का व्यक्ति था, उसने मोहन को एक मोबाइल बेचा और उस मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये थी। उसने कहा कि 10,000 रुपये का मोबाइल ले ले, और मोहन से उसने 4,000 रुपये ले लिए। अब 4,000 रुपये ले लिए और बाकी कहा कि 6,000 रुपये बाद में दे देना। 2-3 महीने यूज करा उसने, ठीक है जी। और उसके बाद मोहन मना कर देता है राम को कि मैं मोबाइल के पैसे नहीं दे सकता। तो राम क्या करेगा? उस मोबाइल को वापस ले लेगा और कहेगा भाई आपने इस मोबाइल को यूज कर लिया, इसलिए जो आपने पैसा मैं आपको जो आपका पैसा वो वापस पैसा नहीं दूंगा। ठीक है जी। यानी 4,000 रुपये उसके जब्त कर देगा। अब ये मोबाइल वो दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है, लेकिन वो कितने का बेचेगा? उतने का बेचेगा जितने का उसने मोहन से पैसे लेने थे। कितने पैसे लेने थे? 6,000 रुपये लेने थे। तो कम से कम वो चाहेगा कि वो मोबाइल के कम से कम मुझे 6,000 रुपये तो जरूर मिल जाए। ज्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं, 7,000 रुपये मिल जाए, 8,000 रुपये मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 6,000 रुपये ही मिले। यानी कि जो मेरा नुकसान है केवल उतना ही नुकसान हो जितना मैंने पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि 4,000 रुपये आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि एक राम एंड लिमिटेड कंपनी है, अगर वो किसको देती है? अगर वो शाम को देती है, ठीक है जी। अगर वो शाम को देती है, शेयर देती है, 10,000 रुपये के शेयर देती है, और वो 10,000 रुपये के शेयर्स, ठीक है, बदले में एप्लीकेशन में वो 4,000 रुपये दे देता है और बाद में पैसा नहीं दे पाता, तो उसके शेयर को वो जब्त कर लेती है और बाद में वो उसको री इशू कर सकती है। लेकिन कहां तक री इशू कर सकती है? कितने पैसों में? कितना घाटा उठा सकती है? जितना पैसा उसने जब्त किया, यानी कि 4,000 रुपये उसने जब्त किए हैं, तो 4,000 रुपये तक का ही डिस्काउंट वो दे सकती है। यानी कि वो शेयर को 6,000 रुपये की कीमत पर बेच सकती है कम से कम। यानी कि जितना उसका एरियर रह रहा था, ठीक है जी, उतने का ही वो डिस्काउंट दे सकती है। उससे ज्यादा का घाटा वो नहीं उठा सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि उसने अगर 4,000 रुपये दे रखे हैं तो 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे देगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। तो री इशू वक्त करते समय इस बात का ध्यान रखती है कंपनी कि जितना मैंने पैसा जब्त किया है उससे ज्यादा का डिस्काउंट मैं नहीं दूं। ठीक है जी। यानी उससे ज्यादा दोबारा अगर मैं उसको बेचूं तो मुझे उतना ही घाटा हो जितना मैंने पैसा जब्त किया है। ठीक है जी। ये री इशू का मतलब तो हमें समझ आ गया कि री इशू का मतलब क्या है, कि दोबारा शेयर बेचना, और दोबारा शेयर बेचते वक्त जितना पैसा उसका आ चुका है उससे ज्यादा का घाटा नहीं।
ठीक है जी। लेकिन हम कर रहे हैं अकाउंटिंग, और अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बेसिक जर्नल एंट्री के द्वारा। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो चलिए जर्नल एंट्री पहले हम इसकी सीख लेते हैं। किए जाते हैं बच्चों, जो शेयर री इशू किए जाते हैं वो 3 तरीके से किए जा सकते हैं। री इशू एट ए पार, री इशू एट ए प्रीमियम, री इशू एट ए डिस्काउंट। री इशू एट ए पार का क्या मतलब है, री इशू एट पार का मतलब यह है कि जैसे 10,000 रुपए के शेयर्स थे और उसके 10,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है ना, उसकी फेस वैल्यू 10,000 थी, यानी अगर फेस वैल्यू के बराबर ही पैसे मिल रहे हैं, पिछले पैसे को नहीं देखते, पिछले, ठीक है ना, 10,000 रुपए के शेयर्स हैं और 10,000 रुपए ही मिल रहे हैं, तो इसे री इशू एट पार कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसके 10,000 रुपए के अगर 12,000 रुपए मिले हैं, तो इसे बोलेंगे री इशू एट ए प्रीमियम, यानी कि 2,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे री इशू एट ए प्रीमियम। लेकिन जर्नली क्या होता है, कम पैसे मिलते हैं, ठीक है जी, क्योंकि दोबारा री इशू कर रहे हैं तो कम पैसे मिलते हैं, तो कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, यहां पे डिस्काउंट दे सकती है, ठीक है ना। इशू के समय तो डिस्काउंट नहीं दे सकती थी, लेकिन री इशू के समय डिस्काउंट दे सकती है। और कितना डिस्काउंट दे सकती है, उतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना उसने पैसा जब्त किया है, ठीक है जी। तो री इशू एट डिस्काउंट, यानी कि 10,000 रुपए के शेयर्स हैं, तो वो जैसे अगर हम वही राम वाला एग्जाम्पल लें, तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपए में बेच सकती है, या 7,000 रुपए में बेचेगी, या 8,000 रुपए में, उससे ज्यादा बेच सकती है, ठीक है ना, उससे ज्यादा भी बेच सकती है, यानी 10,000 से कम, ठीक है जी, और उससे ज्यादा जितने मर्जी, तो वो डिस्काउंट के लेगा 1,000 का री इशू एट डिस्काउंट। इस पूरे कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो हमें क्वेश्चन ही करना है, ठीक है जी, खाली कंसेप्ट तो हमें समझाना नहीं एग्जामिनर को, क्वेश्चन की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन की जनरल एंट्री को कैसे, ठीक है ना, फॉर्म करेंगे, कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। क्या कहते हैं हमसे, कहते हैं कि एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक एबीसी लिमिटेड है, उसने 100 शेयर को फॉरफिटेड कर लिया, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। और उसने क्या करा था कि नॉन पेमेंट करी थी, फाइनल कॉल ऑफ ₹3, 3 रुपए की नॉन पेमेंट थी, जैसे आपको दिख रहा है 3 रुपए की, ठीक है जी। 80 शेयर आउट ऑफ दीज, तो 80 शेयर ऑफ आउट ऑफ दीज यानी 80 शेयर उसमें से क्या कर दिए उसने, री इशूड कर दिए टू XYZ लिमिटेड को, और XYZ लिमिटेड को री इशूड कर दिए। 100 शेयर जब्त किए थे, 10 रुपए का फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, और 100 में से 80 शेयर जो थे उसने वो क्या कर दिए, री इशूड कर दिए। मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फ्लोइंग कंडीशंस, हमें नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है इन कंडीशन में। केस फर्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि शेयर री इशूड एट ए ₹10, यानी शेयर को री इशू किया गया हो 10 रुपए में। 10 रुपए का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए थी और 10 रुपए में री इशूड किया था, यानी री इशूड एट पार हो गया ये तो, ठीक है जी। केस 2, शेयर री इशूड एट ₹12 और शेयर री इशूड एट ₹12, यानी कि 12 रुपए में वो शेयर री इशू किया था, 12 रुपए में री इशू किया था, यानी कि 2 रुपए ज्यादा में। तो 2 रुपए ज्यादा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि शेयर को 12 रुपए में यानी प्रीमियम पर री इशू करा था। और तीसरा केस है हमारे पास, शेयर री इशूड एट, ठीक है ना, ₹7 और शेयर को 7 रुपए में री इशू किया था। 7 रुपए का मतलब यानी कि फेस वैल्यू से कम में किया था, तो नहीं एट ए डिस्काउंट पे किया था, यानी कि 3 रुपए नुकसान पर किया था। नुकसान वैसे होगा नहीं क्योंकि उसने जब्त भी कर लिए हैं, ठीक है, नहीं तो जब्त भी कर लिए तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन हालांकि यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो मैक्सिमम वो डिस्काउंट ₹7 दे सकती थी वैसे तो, क्योंकि 7 रुपए उसने जब्त किए थे, ठीक है जी। चलिए हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे उसने डिस्काउंट कितना दिया, यहाँ पे 3 रुपए दिया, वैसे तो मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए दे सकती थी, क्योंकि 7 रुपए उसने जब्त किए थे, ठीक है जी। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेयर री इशूड एट ₹10, तो पहले री इशूड कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि री इशू करने के समय जनरल एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां से क्वेश्चन 100 से नहीं करेंगे, क्वेश्चन को 80 से करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 80 × 10, 10 से होगी, 10 रुपए मिल रहे हैं, तो बैंक में 80 × 10
यानी कि 800 रुपये, और नीचे 80 इंटू 10, शेयर कैपिटल भी 10 रुपये है तो यानी कि 800 रुपये। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं होता यहाँ, क्योंकि लमसम पैसा मांगा जाता है। जब भी रीइशू किया जाता है पूरा लमसम पैसा मांगा जाता है। सेकंड एंट्री जब देखते हैं, सेकंड केस की ओर चलते हैं। ठीक है जी, केस 2, जब शेयर रीइशूड एट ₹12, 12 का मतलब प्रीमियम पर किया हो। ठीक है जी, तो जब शेयर रीइशूड एट ₹12 किया है, प्रीमियम पर किया, तो प्रीमियम को आपको पता है कि प्रीमियम लेते समय गुडविल का पैसा होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट में क्या आएगा, 80 इंटू 12, 80 इंटू 12 यानी कि 960। 12 क्यों आएगा, क्योंकि 12 रुपीज आएंगे। 80 इंटू 12, कैपिटल तो 10 ही बन रही है तो 80 इंटू 10 यानी कि 800, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये का प्रीमियम है तो यानी 80 इंटू 2 160। तो ये भी एंट्री बहुत आसान हो गई। ठीक है जी, तीसरी एंट्री क्या है, शेयर रीइशूड एट ₹7, जो 7 रुपये में, ठीक है जी, 7 रुपये में रीइशू किया गया हो, यानी कि डिस्काउंट पे किया गया हो। यहाँ पे डिस्काउंट 3 रुपये है, हालांकि मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपये दे सकती थी। ठीक है ना, क्योंकि 7 रुपये जब्त किए थे उसके। ठीक है जी, चलिए 3 रुपये डिस्काउंट दिया यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 3 रुपये का नुकसान हुआ है तो नुकसान को यहाँ पे शेयर फोर फीचर लिखते हैं। ठीक है ना, डिस्काउंट नहीं लिखते, क्योंकि शेयर फोर फीचर क्यों करते हैं, क्योंकि फोर फीचर के समय भी ये एंट्री होती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में 80 इंटू 7 यानी कि 560, और 560, और शेयर फोर फीचर में 80 इंटू 3 240, और नीचे 80 इंटू 10 यानी कि 800। तो ये इसका हो गया। दोबारा बता देता हूं मैं डिस्काउंट का, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 80 इंटू 7 560, 80 इंटू 3 240, और 80 इंटू 10 800। तो ये तीनों केस के अंदर जनरल एंट्री कैसे होती है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि पार पे करना हो तो कोई मतलब नहीं, प्रीमियम पे करना हो तो प्रीमियम आ जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे करना हो तो शेयर फोर फीचर अकाउंट आ जाएगा। लेकिन हमने ये रीइशू की एंट्री तो सीख ली है बच्चों, लेकिन मेन चीज रीइशू के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम फोर फीचर करते हैं, रीइशू करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी हमें करनी पड़ती है। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या है, इसको हम साथ ही साथ समझ लेते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम कैपिटल रिजर्व की। बच्चों कैपिटल रिजर्व क्या होता है, देखो क्या होता है बच्चों की, कोई भी कंपनी या फर्म कोई भी ट्रेड कर रही होती है तो उससे क्या करती है, वो प्रॉफिट कमाती है, जिसको ट्रेडिंग प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन बिजनेस या कंपनी कोई भी फर्म है वो डिफरेंट टाइप की और एक्टिविटीज भी करती रहती है। असेट्स का खरीदना, असेट्स का बेचना, या कैपिटल को कहीं इन्वेस्टमेंट करना, या कहीं पे कोई कैपिटल का हेर फेर करना। तो इस कैपिटल के हेर फेर से, यानी असेट्स के हेर फेर करने से अगर उसको कोई गेन हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है, तो वो फर्म का या कंपनी का ऐसा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो कैपिटल रिजर्व समझ गए। तो बच्चे मुश्किल लगता है यार कैपिटल रिजर्व क्यों आया एंट्री, तो कैपिटल रिजर्व का मतलब यही होता है कि बिजनेस की कैपिटल के हेर फेर से, यानी ऊपर नीचे, यानी बेचा खरीदा ट्रांसफर करा, ठीक है ना, या असेट्स को खरीदा खरीदा, ठीक है, जिस चीज का व्यापार कर रही है उस व्यापार से प्रॉफिट नहीं हुआ, कैपिटल के थ्रू प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। अब क्या होता है कि कंपनी जब पहले शेयर फोरफिटेड करती है, तो जब शेयर फोरफिटेड करती है तो वो शेयर होल्डर का पैसा नहीं देती, जितना शेयर होल्डर उसको दे देता है पहले, ठीक है ना, वो पैसा रिटर्न नहीं करती, ठीक है जी, क्योंकि वो ये मान के चलती है कि ये डिफॉल्टर है भाई, इसने नुकसान करा है कंपनी का, इसलिए जो इसने पैसा दिया वो मांगेगा नहीं, ठीक है जी। जैसे राम वाले केस में तो मैंने देखा था आपको, शाम वाले में, कि उसने कितने दे दिए थे, 4000 रुपये दे दिए थे, ठीक है जी। तो 4000 रुपये कंपनी के पास आ गए थे। बाद में उसने वो शेयर, ठीक है जी, बाद में वो शेयर वो उसको बेच सकती है, और वो बेचने पे यदि कोई नुकसान होता है या उसको कोई डिस्काउंट देना पड़ता है रीइशू के समय, बेचना मतलब रीइशू के समय कोई उससे डिस्काउंट देना पड़ता है, और डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट एक प्रकार का नुकसान है कंपनी के लिए, तो वो डिस्काउंट की जो पूर्ति है वो उसी जो राशि उसने जब्त की थी उसी में से पूरा करेगी, उसी में से कंपनसेट करेगी।
लेकिन कई बार डिस्काउंट क्या होता है कि डिस्काउंट कम दे देती है। मान लीजिए जैसे 3,000 रुपये दे देती है, ठीक है, 4,000 रुपये जब्त किए कंपनी ने, लेकिन डिस्काउंट दिया 3,000 रुपये। अब भी तो कंपनी के पास 1,000 रुपये बचा है, तो ये 1,000 रुपये जो बचा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। क्योंकि शेयर का हेर फेर, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो ये ट्रेड नहीं है कि कंपनी के शेयर को हेर फेर करे, वो तो देखो भाई हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है कि शेयर जब्त हो रहे हैं और फिर शेयर को रीइश्यू करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए इसके लिए जो 1,000 का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व की रिकॉर्डिंग हमें करनी पड़ती है एक एंट्री के द्वारा। तो ये शेयर फॉरफिटेड की लेफ्ट आउट यानी शेयर फॉरफिटेड जो लेफ्ट आउट बचा, यानी जो नुकसान पूरा करने के बाद बचा, ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा कंपनी के लिए। और वो हम इसी बिहार पर इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। लेकिन ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कौन सा होगा, जो बचा होगा, ठीक है ना, राइट, जो बचा होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी, जो बचा होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 1,000 रुपये जो मेरे एग्जाम्पल के अनुसार, ठीक है जी, 1,000 रुपये होगा। आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं आया होगा, तो क्वेश्चन तो बनता ही है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छी तरह समझोगे, और एग्जाम में भी क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जरूर देखते हैं और उसके आंसर को भी देखते हैं, ताकि ये पूरी चीज हमें समझ आ जाए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम इसका एक फार्मूला देख लेते हैं। यानी कि अभी हमने ये देखा कि जितनी जब्त राशि की जाती है, ठीक है ना, और जितना डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो बाकी बचा हुआ क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल रिजर्व का, ठीक है जी, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट या टोटल क्रेडिट फॉरफिचर अमाउंट, यानी कि जो हमने जब्त किया था पहली एंट्री के अंदर, जब फॉरफिचर जब्त करते हैं हम, ठीक है ना, फॉरफिटेड की एंट्री में फॉरफिचर को जब्त करते हैं, माइनस डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ शेयर, जो डिस्काउंट दिया हमने उसको घटा देंगे, तो बाकी जो लेफ्ट आउट बचेगा वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि पूरी तरीके से शेयर रीइश्यू नहीं करते। ये फार्मूला जो पहला फार्मूला मैंने बताया है, ये फार्मूला तब लगाना है जब सारे शेयर, जितने शेयर फॉरफिटेड करें उतने हमने रीइश्यू कर दिए हैं। मतलब जी मान लीजिए 100 शेयर हमने फॉरफिटेड करे हैं, 100 शेयर ही रीइश्यू कर दिए हैं। 500 शेयर फॉरफिटेड करे हैं, 500 शेयर ही रीइश्यू कर दिए हैं, ठीक है ना। 1000 शेयर फॉरफिटेड करे हैं, 1000 शेयर ही रीइश्यू कर दिए हैं, तब ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला जो दिख रहा है आपको, ये फार्मूला तब लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार शेयर जो रीइश्यू किए जाते हैं वो जितने फॉरफिटेड किए जाते हैं उससे कम किए जाते हैं, ठीक है जी। तो जब कम किए जाते हैं तब हम कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल सकते हैं? क्यों कैपिटल रिजर्व हम तब कैसे निकालेंगे? तब ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम जितने हमने रीइश्यू करे हैं उसका उतना ही फॉरफिटेड देखना पड़ता है। इसको आप एक क्वेश्चन से समझोगे, क्वेश्चन तो ले ही रहे हैं तो आप उसमें भी डिटेल से समझोगे। पहले अभी फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यही होता है हमारे पास कि हमने जितना टोटल क्रेडिट फॉरफिचर करा है माइनस डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर, लेकिन इससे पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर्स, इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है जी, राइट। इस तरह क्वेश्चन में तो पहले आगे पीछे लिखा हुआ है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है जी। नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर अपॉन टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू क्रेडिट फॉरफिचर अकाउंट, क्रेडिट फॉरफिचर अमाउंट माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है जी। यानी कि ध्यान रखना, सिर्फ ये फार्मूला तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर कम करेंगे फॉरफिटेड से। यानी अगर फॉरफिटेड शेयर 100 है और हमने 80 शेयर रीइश्यू कर दिए तो तब ये फार्मूला हमारे पास लगेगा, ठीक है जी। अगर पहला वाला फार्मूला तब लगा देंगे हम कि जितने हमने, तब तो डायरेक्टली लगा देंगे टोटल फॉरफिचर अमाउंट में से डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर घटा देंगे, तब कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। दूसरा फार्मूला तब लगाएंगे जब हमने नंबर ऑफ इश्यू शेयर हमारे पास टोटल फॉरफिचर अकाउंट से कम हो। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हम समझ लेंगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी और ये जो फार्मूला जो सेकंड है उसका मतलब भी समझ लेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। तो चलें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे
गोदरेज लिमिटेड forfeited 100 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। गोदरेज लिमिटेड ने 100 शेयर फॉरफिटेड कर दिए, ठीक है जी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4, ठीक है जी, क्योंकि ₹4 नहीं दी थी उसने, ठीक है जी। फेस वैल्यू उसकी कितनी थी, 10 मान लेते हैं, फेस वैल्यू कितनी थी, ₹10, ठीक है जी। ₹10 का 100 शेयर थे, ₹10 फेस वैल्यू थी, ठीक है जी। और फाइनल कॉल उसने नहीं दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि ₹4 नहीं दी। गोदरेज लिमिटेड के पास 100 शेयर थे, ₹10 का एक था, जिसमें से सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आया, जो कि ₹4 था। तो यानी कितना आया था हमारे पास, ₹6 आया था। कॉल्ड अप कितना था, पेड अप कितना था, ₹6 था, ठीक है जी। फिर क्या करा कंपनी ने क्या करा जी, उसको री इशू कर दिया ऑफ ₹7, तो ₹7 में री इशू कर दिया। और मेक नेसेसरी जनरल एंट्री इन फ्लोइंग कंडीशन, 2 कंडीशन में हमें जनरल एंट्री करनी है। कौन कौन सी, केस फर्स्ट, इफ री इशू ऑल फॉरफिटेड शेयर्स, अगर री इशू कर दी हो सारे फॉरफिटेड शेयर्स। केस 2, इफ 75 शेयर री इशूड आउट ऑफ 100, अगर 75 शेयर री इशूड करें। पहले केस के अंदर तो ये बोल रहा है कि सारे शेयर ही री इशू कर दिए, दूसरे केस में बोला है कि 75 शेयर री इशू करें। दोनों केस में हम देखेंगे जनरल एंट्री कैसे होती है और पूरा क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है जी, जब सारे शेयर रीइशू किए जाते हैं। बेटे जब सारे शेयर रीइशू करेंगे तो पहले तो शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर कैपिटल रिजर्व की एंट्री पे ध्यान देना है तो दोनों एंट्री हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, कि फॉरफीचर की एंट्री भी अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास, और हमारे पास रीइशू की भी एंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री को देख लेते हैं हमारे पास। तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं, ये मैंने वीडियो नंबर, ठीक है ना, पिछले प्रीवियस में वीडियो में फॉरफीचर ऑफ शेयर में पूरा बता चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसको नहीं आप समझ आता वो देख ले, बेनिफिट रहेगा उसे, ठीक है जी। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर कैसे करते हैं उसको जरूर देख ले। तो उसमें क्या किया जाता है, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चों जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दे रखा है, तो यहाँ पे तो 100 शेयर जब्त करें तो पूरी हमारे पास पूरी कॉल्ड अप 10 है, तो 100 इंटू 10 यानी कि 1000, तो 1000 रुपये आ जाएगा। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आ जाएगा, पेड अप। पेड अप क्या होता है, जितना पैसा उसने पेड किया है, कितना पैसा पेड करा है, 6 रुपये, तो 100 इंटू 6 यानी कि 600 रुपये दिए हैं, ठीक है जी। और नीचे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल यानी कि 100 इंटू 4, 100 इंटू 4 रुपये नहीं दिए, यानी कि 400 रुपये नहीं दिए, ठीक है जी। तो ये तो होगी फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है जी। तो हमें रीशू की एंट्री भी तो चाहिए, तो रीशू की एंट्री कर देते हैं। तो रीशू कितने का कर रहा है, 7 रुपये का, यानी डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। फेस वैल्यू 10 रुपये है, 7 रुपये का कर रहा है, यानी डिस्काउंट वाली होगी रीशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर आएगा जितना का डिस्काउंट देगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा, 100 इंटू 7 यानी कि 700, 7 रुपये आए हैं, और 3 रुपये का डिस्काउंट दे रखा, नाम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। 100 इंटू 3 यानी कि 300, और टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 10 यानी कि 1000, तो 1000 रुपये इस तरह आ जाएंगे, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे 3 रुपये का डिस्काउंट, यानी लिखेंगे फॉरफीचर ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्काउंट नहीं लिखते, तो ये 300 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर जितने शेयर फॉरफीचर थे उतने ही रीइशू हो गए। तो कैपिटल रिजर्व के लिए पहला फार्मूला देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व का फार्मूला क्या है, हमारे पास टोटल क्रेडिट फॉरफीचर अमाउंट में से माइनस कर दें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो टोटल क्रेडिट फॉरफीचर अमाउंट कितना था, पहली वाली एंट्री से हमें पता लग जाएगा, ठीक है जी। यानी कि फॉरफीचर वाली एंट्री में 2 शेयर फॉरफीचर था, ठीक है जी। 2 शेयर फॉरफीचर में कितने थे, 600 रुपये, वहीं क्रेडिट था, तो यानी कि 600 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 300 रुपये दे रहे हैं, तो 600 माइनस 300, कैपिटल रिजर्व 300 आ जाएगा। पता लग गया कैपिटल रिजर्व 300 आ जाएगा। अब इसकी एंट्री, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 300 रुपये 300 रुपये,
ठीक है जी। तो इस तरह ये केस फर्स्ट हो जाता है। दोबारा क्वेश्चन सारा देख लेते हैं। पहले हमने क्या करी थी एंट्री, पहले हमने एंट्री करी थी हमने फॉरफिटेड की। तो फॉरफिटेड की एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 100 × 10 1000, 100 × 6 600, 100 × 4 400। तो फॉरफिटेड, फिर रीइशू करा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितने आएंगे 100 × 7 700, 100 × 3 300, 100 × 10 1000। तो सिंपल सी बात है। तो डिस्काउंट हमने 300 दिया है और टोटल फॉरफीचर क्रेडिट कितना है 600 रुपये। तो कैपिटल रिजर्व में 300 आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी तीसरी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 300 300। तो केस आपको फर्स्ट समझ आ गया होगा। केस सेकंड की भी चलते हैं। केस सेकंड की ओर, केस सेकंड आ गया जी हमारे पास। जब हमने क्या करे हैं, इफ 75 शेयर रीइशूड करे हैं ऑफ ए 100, 75 शेयर रीइशू करें हैं, केवल पूरे नहीं करें, कम करें हैं। तो बच्चों फॉरफीचर की एंट्री तो वही हो जाएगी, चाहे जितने मर्जी जब्त किए हों और जितने मर्जी रीइशू करें, सॉरी जितने मर्जी रीइशू करें उससे कोई मतलब नहीं, जब्त एंट्री तो पूरी होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट वही हो जाएगी 1000 600 400। अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी दूसरी एंट्री, अब रीइशू की एंट्री देख लेते हैं। तो रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में 75 × 7 यानी 525, 75 × 3 225 और 75 × 10 750। क्योंकि अभी पूरे शेयर इशू नहीं करे, 75 करें अब, तो 75 से ही रीइशू की एंट्री होगी, 100 से नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो ये 750 आ जाएगी हमारे पास। अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है, क्योंकि हमने जो शेयर्स हैं वो कम रीइशू करे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो ये सेकंड फार्मूला क्यों बना बच्चों, सेकंड फार्मूला इसलिए बना बच्चों क्योंकि अब 75 शेयर ही रीइशू करे हैं, ठीक है जी। 100 शेयर रीइशू नहीं करे हैं हमने, ठीक है जी। तो जो शेयर फॉरफीचर है वो 100 शेयर का है, जो फॉरफीचर बना है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था 6 रुपये के हिसाब से, 100 × 6 600 हुआ था ना, 75 के हिसाब से थोड़ा हुआ था, ठीक है जी। तो 100 शेयर का 600 रुपये था, ठीक है जी। 75 का नहीं था, लेकिन हमें जो कैपिटल रिजर्व निकालना है वो 75 का निकलेगा, क्योंकि जितने शेयर रीइशू करेंगे उसी हिसाब से तो देखेंगे कितना बेनिफिट हुआ है, 75 पे कितना बेनिफिट हुआ है हमें, कंपनी उसी हिसाब से तो देखेगी। इसलिए जो होता है फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है जी। यानी कि 100 के ऊपर 600 हुआ, 100 के ऊपर 600 हुआ तो 75 पे कितना हुआ। तो यानी इसी तरह यानी कि क्या होता है, नंबर ऑफ रीइशू ऑफ शेयर यानी 75 और टोटल फॉरफिटेड यानी कि 100 और क्रेडिट फॉरफीचर यानी 600। तो देखो वही चीज बन रही है, 100 के ऊपर 600 हुआ तो 75 के ऊपर कितना हुआ, ठीक है ना, माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, यानी वो तो उतना ही आएगा। यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कितना है हमारे पास 75 × 3 यानी कि 225, हाँ 225 रुपये आएगा। तो इसको जो सोल्व करेंगे, सोल्व करके तो ये क्रेडिट फॉरफीचर अमाउंट 450 आ जाएगा, 450 में से 250 घटाएंगे तो यानी कि 225, यानी कि 450 रुपये क्रेडिट फॉरफीचर अमाउंट होगा। 450 में से अगर हमने 225 घटाएं तो कैपिटल रिजर्व में 225 रुपये आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से जनरल एंट्री हो जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, देख भी लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कितना पैसा फायदा हुआ 75 शेयर के ऊपर 225 रुपये, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि हमें 75 शेयर बेचे हैं, 75 शेयर बेचे हैं, 75 शेयर बेचे हैं, तो हमें 75 शेयर का ही क्रेडिट फॉरफीचर अमाउंट देखना है कि हमने उसके लिए कितना जब्त किया था, 450 जब्त किए थे और उसमें से कितना डिस्काउंट दिया, 225 रुपये डिस्काउंट दिए, इसलिए जो प्रॉफिट आया वो 225 आया हुआ। तो इस तरह केस सेकंड भी हो जाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों, एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपको कंसेप्ट भी समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है जी। फिर भी अगर आपको कोई कमी लग रही है तो कमेंट कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है बच्चों, वो तो ज़रूर बनता है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।